नमस्कार। बहुत दुखद खबर, राहत इंदौरी साहब नहीं रहे। कोरोना वायरस के चलते उन्हें 2 दिन पहले इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में एडमिट किया गया था, जहां अब से कुछ देर पहले उन्होंने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। 1 जनवरी 1950 को जन्मे राहत साहब ने शायरी की दुनिया को वो मकाम दिया, लिखने की कला को वो मुकाम दिया और अपने लिखे हुए को पेश करने के जो हुनर होते हैं उसको उन्होंने इतनी ऊंचाइयां प्रदान की जो जिंदगी में बिरले लोगों को ही नसीब हो पाती हैं। राहत साहब का चले जाना बहुत बड़े दुख की बात इसलिए भी हो जाती है क्योंकि वो शायरी के उन चंद प्रतिनिधियों में शामिल थे जिनमें अपनी बात को रखने, कहने और समझाने का बहुत ही एक अलग किस्म का मादा था, बहुत ही एक खास किस्म का, बहुत ही महदूद किस्म का उनका अंदाज हुआ करता था। जब वो मंच पर जाते थे तो ऐसा लगता था कि उन्हें मंच प्रदान नहीं किया गया है, बल्कि ये उस नशिस्त की, बल्कि ये उस मंच की, बल्कि ये उस महफिल की, मजलिस की खुशकिस्मती होती थी कि राहत साहब वहां तशरीफ ला रहे हैं, कि राहत साहब वहां अपना कलाम पेश कर रहे हैं। राहत साहब बीमार थे, 2 रोज पहले उन्हें दाखिल कराया गया था अस्पताल में। खुद उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी लोगों को दी, बताया कि उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। इसके बाद सब दुआ कर रहे थे कि राहत साहब जल्द से जल्द ठीक होकर फिर आ जाएं। दुर्भाग्य से, बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो पाया। शायरी की दुनिया आज जैसे अनाथ हो गई है। यूं तो लोगों के जाने के बावजूद इस जिंदगी का सफर जारी रहता है। यूं तो गालिब से लेकर मीर और असंख्य शायरों के न रहने के बावजूद शायरी की दुनिया चलती रही, उसके कदम कहीं नहीं रुके। लेकिन ऐसे खास किस्म के लोगों के जाने से जो एक लड़खड़ाहट, जो एक लग्जिश पा जैसी स्थिति जो होती है शायरी की दुनिया में, अच्छी शायरी की दुनिया में, उसको पसंद करने वालों के दिमाग के भीतर जो खलल एक पड़ता है उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उस दुख को नापने का कोई पैरामीटर नहीं बना है। और सबसे अफसोस की बात यह है कि उस दुख को पाटने का भी कोई पैमाना नहीं बना है। राहत साहब हमेशा शिद्दत से याद आएंगे। राहत साहब को याद करके हमेशा इस बात का अफसोस होगा कि ये उनके जाने की उम्र नहीं थी, उम्र उन पर हावी नहीं हो पाई थी। उन्हें मंच पर देखिए, उन्हें पढ़िए, उन्हें सुनिए। उनसे जो लोग मिल चुके थे, जिन लोगों को उनकी सोहबत का मैं तो कहूंगा सबाब मिला था, पुण्य मिला था, आप उनसे बात कीजिए। राहत साहब कहीं से कहीं तक उम्र के गुलाम नहीं थे, बल्कि मुझे तो लगता है कि उम्र उनके गुलाम थी। वो चाहती थी कि राहत साहब के साथ और लंबा चलती चले। वो चाहती थी राहत साहब के असंख्य जो प्रशंसक हैं वो जब तक जी भर के उनके नए नए कलाम न सुन लें, जब तक के मन भर के इस बात की तसल्ली ना कर दें कि राहत साहब बतौर शायर इस दुनिया को जो खूबसूरत नेमतें दे सकते थे वो सारी की सारी दे चुके हैं, तब तक उनके जाने की बात सोची भी नहीं जा सकती थी। लेकिन आज देखिए अफसोस कि हमें यहां बैठकर इस दुखद सत्य को स्वीकार करना पड़ रहा है कि राहत साहब हमारे बीच नहीं रहे। बहुत एक बड़ा एक खालीपन रह जाता है, बहुत एक बड़ा खला जिसको कहते हैं। किसी ने लिखा था, तू नहीं तो जिंदगी में और क्या रह जाएगा, दूर तक तन्हाइयों का सिलसिला रह जाएगा। राहत साहब के बगैर शायरी की दुनिया भी मुझे लगता है कि आज इसी किस्म की बात कर रही होगी। उन्होंने जो लिखा अद्भुत लिखा, जो कहा अकल्पनीय कहा, कहा वही सब जो हमारे आपके आसपास का सच है, बोले वही सब जो लगभग आए दिन हम सुनते रहते हैं। लेकिन बोलने का अंदाज ऐसा जैसे साक्षात आकाशवाणी हो रही हो, जैसे साक्षात फरिश्ते आपसे कोई बात कह रहे हों। जिंदगी के फलसफे को इस तरीके से उन्होंने आपके हमारे नजदीक ला दिया कि लगता ही नहीं था कि कोई फिलोसॉफिकल बात हो रही है, कि लगता ही नहीं था कि दुनियावी बातों से अलग कोई बात हो रही है। गजब करते थे वो,
उनकी एक शेर सुनिए आप। पत्थर की हिमायत में गजल लिखते हैं, रोज शीशों से कोई काम निकल पड़ता है। आप देखिए जिंदगी का कितना बड़ा कंट्रास्ट उन्होंने इन दो लाइनों के भीतर आपके सामने पेश कर दिया कि आप जिंदगी में करते कुछ रहे हैं। आपकी मोहब्बत किसी चीज से हो सकती है जो खुलूस है आपका, उसकी बारफ्तगी जो है किसी खास चीज के लिए हो सकती है। आप जहनी तौर पर किसी खास चीज से जुड़े हो सकते हैं। आप दिल के तौर पर किसी बहुत ही महदूद एक दायरे में रहना चाहते हो कि मेरी यही जिंदगी है, मेरी यही दुनिया है, मेरा यही पैशन है, मेरा यही शौक है। लेकिन ये जिंदगी है साहब, और जहां उससे परे आपको जाना पड़ता है, जहां उससे हटकर आपको वो चीज करनी पड़ती है जो आपकी मोहब्बत के दायरे में नहीं है, जो आपके खुलूस के दायरे में नहीं है, जो आपकी पसंद के दायरे में नहीं है, तब जो हालत होती है वही राहत साहब ने अभी अभी कहा। कितना गजब है। रोज शीशों से कोई काम निकल पड़ता है। पत्थर से मोहब्बत हो जाएगी, लेकिन शीशों से काम तो निकलना है। ये जिंदगी है, ये दुनिया है, और एक ऐसी दुनिया है जिसमें राहत साहब जैसे लोग हमारे सामने रहे। हमारी पीढ़ी इस बात को लिए अपने आप को खुशकिस्मत मानेगी कि उसने राहत साहब को जीते जागते देखा है। शायरी की दुनिया जो मौजूदा जो लोग हैं उसके प्रतिनिधि हैं, जो उसके अनुयायी हैं, जो फॉलोअर्स हैं उसके, वो हमेशा इस बात के लिए लोगों से कहा करेंगे कि हाँ, वो हम थे जिन्होंने राहत साहब को मंच पर देखा, वो हम थे जिन्होंने राहत साहब को जिंदा देखा, अपने बीच बातचीत करते हुए देखा। हाँ, दुर्भाग्य से, बदकिस्मती से, वो भी हम थे जिन्होंने राहत साहब के इंतकाल की खबर सुनी, जिन्होंने दिल को चीर देने वाला ये समाचार न सिर्फ सुना बल्कि उसको दूसरों तक भी पहुंचाया। कितना अजीब है सारा मंजर। लोगों की आंखें नम हैं, और नम आंखों की भी बात राहत साहब ने कैसे की थी, इसे सुनिए। मैंने अपने खुश्क आंखों से लहू छलका दिया, एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। आप गहराई देखिए, समंदर तो गहरा होता ही है, अनंत उसकी गहराई रहती है, लेकिन राहत साहब ने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलकाने की बात इसलिए कही क्योंकि जाहिर सी बात है ये उस इंसान का जिक्र है जिसकी आंख खुश्क हो चुकी है, सूख चुकी है आंसुओं से। और आंसुओं से आंख कब सूखती है आपको पता है ना? वो तब सूखती है जब रोते रोते सारे के सारे आंसू भी आंखों से बह जाएं, आंख रीत जाए आंसुओं से भी। तब एक राहत साहब पैदा होते हैं जो समंदर की प्यास बुझाने के लिए अश्क की जगह, चुके हुए अश्कों की जगह अपनी आंखों से लहू छलका देते हैं, क्योंकि समंदर को पानी चाहिए था और पानी अब रहा नहीं उन आंखों में जो समंदर की प्यास बुझाने की सलाहियत रखते हैं, क्षमता रखते हैं, कुव्वत रखते हैं। और इसी समंदर जिसकी मोहब्बत में उन्होंने अपनी आंखों से अश्क छलका दिए, उसी समंदर के लिए वो क्या लिखते हैं पता है? बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, जो मेरी प्यास से उलझे तो धज्जियां उड़ जाएं। आप देखिए ये तृष्णगी, ये प्यास, दरअसल होता क्या है कि जो एक जिंदगी जो रहती है जिसमें एक मकबूलियत नहीं आती है, मकबूलियत मतलब जो एक तरीके का जो जिंदगी हम चाहते हैं, जैसा कि साहिर साहब ने कभी लिखा था, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, उसी तरीके से जो शायराना मिजाज रहता है, उसी तरीके से जो लेखकों का जो मिजाज रहता है, ख़ासतौर से जो फक्कड़ मस्त लेखक होते हैं, राहत साहब का जिसमें श्रद्धा के साथ शुमार आने वाली पीढ़ियां करती रहेंगी, उस दुनिया में क्या होता है कि एक अजीब किस्म की छटपटाहट रहती है, एक अजीब किस्म का ये रहता है कि कैसे करके अपने जज्बों को कुछ यूं सामने रखा जाए कि और किसी के दिल में उतर जाए। और वहीं एक भाव ये भी आता है कि कैसे करके अपने जज्बों को उस शूरवीर, उस लड़ाके, उस वॉरियर की तरह पेश किया जाए जिसके लिए ये समझा जा सके कि हाँ, ये शब्द के पहलवान हैं, ये शब्द के सैनिक हैं, पीछे नहीं हटते, डरते नहीं। इसीलिए राहत साहब चुनौती देते हैं समंदर को, जो मेरी प्यास से उलझे तो धज्जियां उड़ जाएं। इसमें गुरूर गलती से भी मत समझिएगा। हाँ, इसमें एक अपनी ताकत का एहसास है, इसमें इस बात का एहसास है कि हाँ, मेरे पास मेरी शब्दों की दौलत है
वो जो तिश्नगी है, वो तिश्नगी किस चीज की है, वो प्यास किस चीज की? राहत साहब को क्या किसी चीज की प्यास रही होगी? मैनोशी तो खैर उनका शौक था, उसके अलावा शब्दों की प्यास कभी नहीं। एक से एक लफ्ज इस्तेमाल किए, अल्फाज इस्तेमाल किए। शायरी में एक मुकम्मल जगह पाने की प्यास सवाल ही नहीं उठता। मंच से उतरे, दिल में चले गए लोगों के, महफिलों से उठे, लोगों के दिलो दिमाग पर जाकर बैठ गए। किताबों में जब किताबें खोली गई, दीवान खोले गए राहत साहब से जुड़े हुए, तो पढ़ने वाले को ऐसा लगा कि मैं ये पढ़ रहा था, कि मैं एक सफर पे जा रहा था, और वो भी एक बड़ा मुकद्दस सफर, बड़ा पवित्र सफर। ऐसा सफर जिसमें जाना ऐसा लगता है कि बस बाकी सब खत्म हो जाए, पूरी कायनात खत्म हो जाए, पूरी दुनिया खत्म हो जाए, पूरी दुनिया का सारा सब कुछ लिखा वो खत्म हो जाए, लेकिन ये एक मुकद्दस सफर, ये एक पवित्र सफर कभी खत्म नहीं हो। क्योंकि राहत साहब लिखते ही ऐसा थे। और आपको पता है, जो एक पड़ाव की जो बात कही जाती है, जो मरहले जो कहे जाते हैं, वही वादियां, वही रास्ते, वही मंजिलें, वही मरहले, तो जो मरहले वाली बात होती है, उसमें राहत साहब एक जगह बड़ी खूबसूरती से अपनी बात को इतना बढ़िया तरीके से रखते हैं। उन्होंने कहा था, हम राह में कदा से होकर गुजर गए, वरना सफ़र हयात का बेहद तवील था। वो ये कहना चाहते थे कि जब शराब का सहारा लिया, जब शराब खाने में चले गए, तो वहाँ पहुँचने के बाद हम आसानी से आगे का रास्ता तय कर सके, वरना सफ़र हयात का बेहद तवील था। वरना जो ज़िंदगी का सफ़र है, जो दुनिया का सफ़र है, वो बहुत लंबा था। तो हम राह में कदा से होकर गुजर गए। ऐसा लिखने वाले लोग यदि हमारे बीच नहीं रहे, ऐसा लिखने वाले लोगों के लिए यदि हमें इस अकाट्य सत्य को स्वीकार करना पड़े कि अब हमेशा हमेशा के लिए हमसे अलविदा कह चुके हैं, तो दिल वाकई बहुत दुखी हो जाता है। और मुझे लगता है कि सिर्फ दुखी होना, सिर्फ गमज़दा होना, सिर्फ इस बात का तकसीम करना कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है उनके जाने से, या बाकी लोगों को बहुत बुरा लग रहा है, बहुत उनके सम्मान को बहुत छोटा करने जैसी चीज़ है। राहत साहब जैसे लोगों के जाने के लिए मुझे लगता है कि एक नया शब्द गढ़ना पड़ेगा, एक नई वोकैबुलरी तय करनी पड़ेगी, नए शब्द तय करने पड़ेंगे कि भाई बोलें क्या इनके जाने पर अफसोस को। गम, सिर्फ गम, अफसोस, सिर्फ अफसोस, निहायत अफसोस, बेइंतहा अफसोस, बस यहां के रुक जाएंगे हम। क्या हमारे अफसोस का कोई भी एक ऐसा शब्द है जो इस बात को प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व कर सके कि हम राहत साहब के चले जाने की बात कर रहे हैं? नहीं। मुझे लगता है कि राहत साहब जैसे लोगों के जाने के बाद अफसोस जैसी बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, एक खला अपने भीतर पाल लेना चाहिए, एक खालीपन अपने भीतर पाल लेना चाहिए, एक अफसोस को अपने मन के भीतर हमेशा के लिए उतार लेना चाहिए कि हम इस चीज को, कि हम आज की तारीख को, कि हम 11 तारीख जो है 11 अगस्त 2020 को कभी नहीं भूल पाएंगे, भूलना नहीं चाहेंगे, भूलने नहीं देंगे किसी को, क्योंकि ये वो तारीख थी जिसने हमसे हमारा महबूब शायर छीन लिया। राहत साहब ने लिखा था, नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। किरदार तो नए आते चले जाएंगे राहत साहब, नाटक भी पुराना चलता ही चलेगा, लेकिन कुछ ऐसे खास किरदार होते हैं जिनका चला जाना किसी नाटक के लिए बहुत लंबे समय तक रुचि खत्म कर देता है। किसी नाटक के लिए हमेशा हमेशा के लिए हमें कह देता कि बस अब इसमें मजा नहीं रहा, वो बात नहीं रही। राहत साहब जैसे लोगों के लिए मुझे कई मर्तबा लगता है कि सोचना पड़ेगा कि आखिर जिस वक्त वो कोई क्रिएशन करते हैं, आखिर जिस वक्त वो अल्फाज को, लफ्ज़ को कागज़ पर उतारते हैं, तो उस वक्त में उनके दिमाग में चलता क्या है? कुदरत वही है जो हम देख रहे हैं, आसपास की चीज़ें, आसपास का मंजर वही है जो हम देख रहे हैं, सारी चीज़ें वही हैं, लेकिन उसको लिखने का खास अंदाज। रात तो आपने देखी है ना, हम सब ने देखी है, हम रोज देखते हैं वही चांद तारे, वही आसमान, लेकिन राहत साहब का रात को देखने का अंदाज पड़ रहा है आपको? रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है। आइए, लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष
और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेत्री सुमित्रा महाजन जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुमित्रा जी, नमस्कार करता हूं आपको जी। राहत इंदौरी जी का यूं चला जाना, यूं तो सारी जो एक पूरी बिरादरी है शायरों की, सारा पढ़ने लिखने वालों के लिए, सबके लिए एक हृदय को द्रवित कर देने वाली घटना है। लेकिन इंदौर जो उनकी जन्मस्थली थी, इंदौर जो उनकी कर्मस्थली थी और जिसके नाम को ताउम्र वो अपने साथ चिपकाए रहे, वो इंदौर आज कैसा महसूस कर रहा है? सही माने में जिन जिन लोगों पर इंदौर को गर्व है, ऐसे जो चुनिंदा लोग हैं, उनमें राहत इंदौरी एक थे। और साहित्य जगत में तो आप जानते हैं, ये एक प्रकार से ये निर्मित करने वाले लोग हैं, ये समाज पर असर करने वाले लोग हैं। और ऐसे लोग जिनकी जब आवश्यकता होती है तब वो जब छोड़ के चले, क्योंकि आज जब हम कोरोना से फाइट कर रहे तो ऐसे लगा अरे हमारा ये योद्धा कैसे हार गया। मैं तो ऐसे मानती हूँ क्योंकि मैंने उसको देखा है। अभी गए साल तो हमने उनका सम्मान किया था और मैं थोड़ी देर के लिए गई थी वहाँ पे उस सम्मान कार्यक्रम में कि नहीं भाई मुझे शायरी बहुत नहीं समझती, मैं थोड़ी देर बैठ के आ जाऊंगी। तो रात को 2 बजे तक मैं भी उन सब शायरों के साथ ये हो गई। और आखिरी में राहत इंदौरी जी ने सुनाई थी वहाँ पर, और ऐसे हम तल्लीन हो गए थे। तो ये ऐसे पूरे समाज पर असर करने वाले लोग और जब छोड़ के चले जाते हैं तो बहुत बड़ी हानि होती है समाज की। और वैसे ही 2 दिन में कैसे वो हार गए जीवन से मेरे समझ में नहीं आता। 2 दिन ही भरती रहे। बहुत हमारे लिए क्षति है उनका जाना, बहुत बड़ी क्षति। तो निश्चित रूप से सुमित्रा जी, सारा इंदौर आपकी बातों में भी जो उनके लिए दर्द छलक रहा है, जो आपने जिस शिद्दत से याद किया कि कैसे 2 बजे रात तक आप उनकी शायरी सुनती रही थी। कोई खास स्मृति राहत इंदौरी जी से जुड़ी हुई अगर आप साझा करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ तो? मैं कोई ना बहुत शायरी समझने वाली है ऐसा कुछ, मगर जब सुन रही थी उस दिन मैंने कहा ना जैसे कि इतने हम उसमें दंग हो गए कि और सुने ऐसा लग रहा था। और ऐसा करते करते रात के 2 बज गए थी। तो ये जो पूरा माहौल मैंने कहा ना, वो खड़े होके जब बोलते हैं तो मतलब इतना असर डालते थे पूरी जमी हुई महफिल पे। और उस समय में कुमार विश्वास और कई सारे बड़े बड़े लोग उसमें थे। और उनके बाद अपनी शायरी सुनाना, ये भी एक बड़ी इसकी रहती है कि पहले सबको बोल के गए, अब उसके बाद मगर वो इतने बिंदास तरीके से उन्होंने अपना ये सुनाए थे और हम तो सुन ही रहे थे। अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं, मगर हाँ मुझे साहित्य में रुचि है, कविता में रुचि है, ये सब कुछ जरूर है। और मुझे भी नहीं समझ में आया कि 2 बजे तक हम बैठे ही रहे। तो ये तो एक बात थी ना कि पूरे सभा को, मैं उसको कहती हूँ अपने आगोश में लेना एक प्रकार से, ये जो बात होती है। अब इसीलिए तो वो पूरे हिंदुस्तान में क्या बाहर भी मशहूर थे। और इंदौरी के नाम से तो ये इंदौरी लहजा है। रात को 2-2 बजे तक लोग सुन भी रहे हैं, मना नहीं कर रहे हैं और कहने के लिए बोल रहे हैं। ये जो इंदौर की एक बात है उसको मुझे तो लगता है उन्होंने सब दूर फैलाया इस बात को, और इंदौर का गौरव थे वो। महाजन जी को, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष, जिन्होंने खुद इस बात को कबूला कि भाई शायरी में मेरी दिलचस्पी ज़्यादा नहीं है, शायरी की मुझे ख़ास इतना उसका समझ नहीं है, लेकिन फिर भी जब मैं कार्यक्रम में पहुंची तो रात 2 बजे तक वहां से उठ नहीं पाई। सबसे आखिर में राहत साहब आए थे उसमें अपना कलाम पेश करने के लिए, और उन्होंने कहा कि जैसे वो पूरे माहौल को, पूरे मंच को अपनी आगोश में ले लेते थे। तो जब ऐसा ही व्यक्ति अपने चाहने वालों के, ऐसे लोग अपने चाहने वालों के आगोश में अदृश्य रूप से लिपटे रहते हैं, उनका साया सारी जिंदगी उनके साथ चलता रहता है, और जब ऐसा कोई एक हमारे बीच से चला जाए तो वास्तव में माहौल इतना गमगीन हो जाता है, इतना दर्द से भर जाता है, जिसके लिए कोई किसी किस्म की तुलना नहीं दी जा सकती, कोई संज्ञा नहीं दी जा सकती। बरसात का मौसम है,
अब आगे बढ़ते हैं, मशहूर शायर कवि डॉक्टर सलीम तन्हा से बात करेंगे। वो हमारे साथ लाइन पर जुड़ गए हैं। सलीम जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। राहत, हेलो। सलीम जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी 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 जी। राहत इंदौरी साहब का यूं चले जाना, आप जिस दुनिया के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं लेखन की दुनिया के, उसके लिए किस किस्म का खला और खलल दोनों पैदा करके गया है? जी, राहत इंदौरी साहब उर्दू अदब की एक बहुत बड़ी हस्ती थे, दुनिया की हस्ती थे। मैं उनके निधन से स्तब्ध हूँ, बहुत दुखी हूँ। मुझे लगता है कि जैसे दुनिया से, जहान से शायरी चली गई। और मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा उनको खराज अकीदत पेश करते हुए कि गजल और गीत तराना उदास लगता है, गजल और गीत तराना उदास लगता है, नहीं हो तुम तो जमाना उदास लगता है, नहीं हो तुम तो जमाना उदास लगता है। राहत साहब उर्दू अदब की शायरी में बहुत बड़ी हस्ती थे, उनके जाने का मुझे बहुत दुख है। और बस, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। सलीम साहब, शुक्रिया। आपके जज्बात को समझते हुए हम इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। बहुत शुक्रिया अपने जज्बात हमसे साझा करने के लिए, अपनी फीलिंग्स हमसे साझा करने के लिए। राहत साहब का एक शेर आज बड़ी शिद्दत से याद आ रहा है, और आप ये देखिए कि किस तरीके से मौत को भी एक फैंटेसी बनाया जा सकता है, किस तरीके से इस दुनिया के, इस ज़िंदगी के, इस इंसान के आखिरी सच को भी एक खूबसूरत तरीके से शायराना अंदाज में तब्दील किया जा सकता है, पॉजिटिविटी के साथ में। राहत साहब ने लिखा था, 2 गज सही ये मेरी मिल्कियत तो है, 2 गज सही ये मेरी मिल्कियत तो है, ए मौत तूने जमींदार मुझको कर दिया। सोचिए आप, 2 गज जमीन, निश्चित रूप से बड़े बड़े फिलोसोफर कह के जाते हैं कि 2 गज जमीन है बहुत जीने मरने के लिए। दुनियावी चीज़ों को निरर्थक बताने की प्रक्रिया में कहा जाता है कि 2 गज ज़मीन की तो ज़रूरत है, इंसान सारी ज़िंदगी उसके लिए क्या भाग दौड़ करता रहता है। लेकिन उसी 2 गज ज़मीन को राहत साहब ने कहा, ये मेरी मिल्कियत है, ए मौत मुझे तूने ज़मींदार कर दिया, ज़मींदार बना दिया। वो ज़मींदार मान लिया। ऐसे लोग बिरले ही नसीब होते हैं दुनिया को। किसने दस्तक दी, देखिए अब नहीं बोला, किसने दस्तक दी ये दिल पर, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है, कौन है, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है, आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है। किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है, आप तो अंदर हैं। साहब, शहरों में तो बारूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम है। गांव चलो ये अमरूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम है। मैं साहब, भोपाल वालों, मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ मैं बुजुर्गों को शामिल नहीं करूंगा, यहाँ सिर्फ नौजवानों को ही शामिल करूंगा, कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग अमरूद का मतलब समझते हैं। शहरों में तो बारूदों का मौसम है, गांव चलो ये अमरूदों का, गांव चलो ये अमरूदों का मौसम है। ये शेर सिर्फ नौजवानों के लिए, इसलिए कि बहुत अच्छा आपने रिस्पांस दिया दोनों शेरों पर। बुजुर्ग इसको सुन सकते हैं लेकिन इस पर अमल ना करें। नौजवाने के लिए छुट्टी है, खुल्लम खुल्ला के आप आज से शुरू कर सकते हैं। सुने कि राज जो कुछ हो, राज जो कुछ हो,
इशारों में बता भी देना। सुने साहब कुकरेजा साहब, बहुत मुश्किल होगा फैसला करना कि राहत को बुलाया क्यों था। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी। सत्यनारायण सत्तन, रचनाकार, कवि, एक मशहूर नाम, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। सत्तन जी नमस्ते। सत्तन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी जी जी। सत्तन जी, राहत इंदौरी साहब का इंतकाल साहित्य जगत को कितनी बड़ी क्षति है? आज जन्माष्टमी के पावन अवसर पर उनका निधन जो है पीड़ा का कारक बनकर के चला गया। आज सूर्य नारायण के अस्ताचलगामी होने के साथ ही साथ उर्दू साहित्य का भी एक जो सूर्य था उसके अस्ताचलगामी होने का समाचार बहुत खेदजनक है। राहत इंदौरी साहब इंदौर की शान ही नहीं बल्कि विश्व में इंदौर और मध्य प्रदेश के नाम को रोशन करने वाले कवियों की श्रेणी में आते हैं। उर्दू अदब में उन्होंने जो अपनी सेवाएं दी है वो निस्संदेह बहुवंदनीय भाव से लोगों के हृदय पर अंकित होंगी। उनके चाहने वाले उनके शेरों को, उनकी शायरी को आज तक अभी भी उनके जीवन काल में ही दोहराते हुए नजर आते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में प्रेम, प्यार, स्नेह और दुलार के साथ साथ जो व्यवहार जगत में अपनी स्थापना की है वो अपने आप में अभिनव है। वो हमेशा याद आते रहेंगे, उनकी शायरी याद आती रहेगी। इंदौर का ये एक नुकसान जो है बहुत ही अपूर्णीय नुकसान है। शायरी के जगत में उन्होंने जो अपना पैतरा अंगद की तरह जमा करके रखा था वो पैतरा आज अपने स्थान से स्खलित हो गया है। हम सब उनके चाहने वाले, उनके साथी संगाती, वो हमारे मित्र थे। अनेकानेक मंचों पर उनके साथ काव्य पाठ करने का अवसर हमें प्राप्त होता रहा है। देश में भी विदेश में भी उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने आप को दर्ज कराया है। तो यही बात कही जा सकती है कि उनके लिए कहा जाता है कि हर दौर में इंदौर है, इंदौर का राहत। हर दौर में इंदौर है, इंदौर का राहत। चारों तरफ एक शोर है, इंदौर का राहत। राहत जब अपनी बात कहने के लिए खड़े होते थे तो तालियों का पहाड़ खड़ा कर देते थे। जो जब खड़े होते थे तो लोग उनके सम्मान में जिस तरीके का उनका आगमन बधाई पूर्ण होता था, उस बधाई पूर्ण आज स्थिति में आज विदाई काल में हम अश्रुपूरित नेत्रों से उन्हें अपनी विदाई देते हैं और इस विदाई में परम पिता परमात्मा की से प्रार्थना करते हैं कि इस उनके शोक संतप्त परिवार को शांति प्रदान करे, धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करे और उर्दू साहित्य की होने वाली इस क्षति को पूर्ण रूप से अपने आप में संकलित करने की साहस प्रदान। सत्तन साहब, हमसे बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि किस तरीके से राहत इंदौरी साहब इंदौर से बहुत ज़्यादा गहरे तरीके से जुड़े हुए थे, कितना बड़ा साहित्य जगत को एक नुकसान पहुंचा है। वो आपकी बातचीत में छिपी पीड़ा से साफ समझ आ रहा था। तो और सुनते हैं राहत साहब को, यादों में राहत साहब। शहरों में तो बारूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम है। गांव चलो ये अमरूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम है। मैं साहब भोपाल वालों, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ मैं बुजुर्गों को शामिल नहीं करूंगा, यहाँ सिर्फ नौजवानों को ही शामिल करूंगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग अमरूद का मतलब समझते हैं। शहरों में तो बारूदों का मौसम है, गांव चलो ये अमरूदों का, गांव चलो ये अमरूदों का मौसम है। ये शेर सिर्फ नौजवानों के लिए, इसलिए कि बहुत अच्छा आपने रिस्पांस दिया दोनों शेरों पर। बुजुर्ग इसको सुन सकते हैं लेकिन इस पर अमल ना करें। नौजवाने के लिए छुट्टी है, खुल्लम खुल्ला के आप आज से शुरू कर सकते हैं। सुने कि राज जो कुछ हो
राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना। सुने साहब कुकरेजा साहब, बहुत मुश्किल होगा फैसला करना कि राहत को बुलाया क्यों था। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, बता भी देना। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना। हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना। हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। साहब वैसे इस खत में कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। बहुत जो तादाद जो शायरी में पढ़ रहा उसकी तादाद यहां ज्यादा है। मैं आपको ये बता दूं कि अब मेरी उम्र कोई 70 बरस के लगभग होने वाली है, लेकिन किसी वक्त में 20 बरस का भी था। तो मैं वो तजर्बात आपको देके जाना चाहता हूं कि जो आपके काम आए। कह रहा हूं कि हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। और वैसे इस खत में कोई बात नहीं है, फिर भी एहतियातन इसे पढ़ लो तो जला भी देना है। वैसे इस खत में कोई बात नहीं है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत मेरी सांसों में समाया भी मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है। और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है। और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। और उससे मनोज कुकरेजा साहब, ये शेर मैं आपकी नजर करता हूं। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। और उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत है। अर्ज कर रहा हूं कि अगर खिलाफ हैं, अगर खिलाफ हैं होने, अर्ज कर रहा हूं कि अगर खिलाफ हैं, अगर खिलाफ हैं होने दो। जान थोड़ी है, जान थोड़ी है, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, कोई आसमान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए। सोचता हूं कोई अखबार निकाला जाए, सोचता हूं कोई अखबार निकाला जाए, सोचता हूं कोई अखबार निकाला जाए। साहब पी के जो मस्त हैं उनसे तो कोई खौफ नहीं। वाह। पी के जो मस्त हैं उनसे तो कोई खौफ नहीं। पी के जो होश में है उनको संभाला जाए। इस किस्म की शायरी और उस शायरी का इस खूबसूरत तरीके से बयान बहुत सालों तक बहुत शिद्दत से सभी को सालता रहेगा। राहत साहब का चले जाना एक ऐसी क्षति है जिसकी कोई पूर्ति कभी नहीं हो सकती। अब उन्हें श्रद्धांजलि पेश करते हुए ये कार्यक्रम यहीं रोकते हैं।